नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं विदेशी मामलों की जानकार मंजरी अग्रवाल जी। इनसे समझेंगे कि चीन की नीयत और उसकी रणनीति क्या वाक़ई इतनी सीधी है, जितनी दिखती है? लद्दाख में, जिसे चीन सिर्फ़ एक पत्थरों का गोदाम बता रहा है, क्या वो असल में भारत के खिलाफ तैयार हो रहा नया फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस है? इससे भी आगे अगर हम सोचें तो कहानी केवल इतनी सी नहीं है। ठीक इसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर अरुणाचल के पेंगसाउ दर्रे पर 6 साल से बंद बॉर्डर ट्रेड का अचानक खुलना एक महज इत्तेफाक नहीं है, या फिर दिल्ली के साउथ ब्लॉक ने कोई ऐसी बिसात बिछाई है जिसे बीजिंग को चिंता में डाल दिया है। तो मामला बहुत ही गंभीर है। आज इसी जियोपॉलिटिकल गेम की परतें मंजरी जी खोलेंगी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। शुरू करते हैं साउथ ब्लॉक से। यस, ये एक साजिश है जिसके ऊपर अध्ययन करके मोदी जी आए थे, और जब वो आए उसके बाद उन्होंने इसका स्टडी करना, इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इससे पहले हम देख रहे थे कभी मालदीव में, कभी श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बर्मा में, यानी म्यांमार में, सब जगह चीन हमको घेरे जा रहा था। तो अब क्या एक है, ये भारत मेनलैंड है, ये चीन ने घेरा, अब हम एक घेरा इसके पीछे कर दें तो चाइना ये जो बीच में है ये दब करके खत्म हो जाएगा। सो अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जो आप ये लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख को ये बाद में नाम दिया गया है। पहले दो टर्म थे, अपर तिब्बत, लोअर तिब्बत। अपर तिब्बत 62 में नेहरू ने दे दिया था। अब सबको मालूम है वो लड़ाई कैसी थी। आप एयरफोर्स यूज कर सकते हैं, आपने नहीं किया। आप चीनियों को चावल दे रहे थे, आपने सीधे मद्रास से रेजिमेंट बुला करके सीधे तिब्बत में पोस्ट कर दी, जिनको ये भी नहीं पता था, जिनके पास प्रॉपर जो है उस ठंड से बचने के साजो सामान, क्योंकि मद्रास में ठंड पड़ती ही नहीं। उस समय मद्रास था आज का तमिलनाडु। तो उस समय उनको मालूम भी नहीं था कि कितना ठंड है। तो आपने पूरी चालाकी से इस एरिया को आपने चीन को समर्पित किया, ताकि भारत की जो सेंट्रल एशिया से एक कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाए। दूसरी चीज, जितनी भी भारत की जो ये मॉडर्न नदियां हैं, ये सब पानी वहीं से आता है, तिब्बत से। तिब्बत में जिसको हम मानसरोवर कहते हैं, कैलाश पर्वत के पास, वो भारत की गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इन सब की जननी लेक है। तो वो जो भगीरथ प्रयास थे कि हिमालय के अंदर अंदर जो है ये गंगा नदी को लाया गया, गंगोत्री में ये प्रकट स्वरूप में सामने आई, और आज तक अविरल पृथ्वी पर बह करके सबको जीवन दान दे रही है, और मृत्यु के बाद मोक्ष के द्वार पर खड़ी कर रही है। अब इस पूरे एरिया पे अगर तिब्बत पे अगर चाइना का कब्जा हो जाता है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, इसी पुराण में आप एक आकाश गंगा का वो करते हैं। जो आप ऊपर किर्गिस्तान वगैरह की तरफ जब आप जाते हैं तो वो डेजर्ट लैंड है। अगर इस पानी को उस तरफ डाइवर्ट कर ले जाते तो ये आकाश गंगा के समान बन जाता, और हमारे इस भारत की तरफ का जो प्रदेश है ये डेजर्ट बन जाता। तो इस चीज को करने की कोशिश की। ये भारत का सौभाग्य है कि तिब्बत पे कब्जा करने के बाद भी ये काम चीन नहीं कर पाया। तो अब फिर भारत ने क्या साजिशें दी हैं, उसके बाद हम इस ट्रेड के ओपनिंग पे आएंगे। थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। तो स्कॉट मॉरिसन उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, कोविड-19 चल रहा था, और उस समय क्या हुआ कि जब लोगों ने चाइना को इस बात का क्रेडिट दिया कि भाई वुहान से ये वायरस फैला है इसलिए चाइनीज वायरस, चाइना ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और अपमानजनक शर्तों के साथ उसने अगले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की शर्त रखी, और जो करंट कॉन्ट्रैक्ट थे उस समय 2019 में जो चल रहे थे उनको बंद कर दिया कि 40% ट्रेड तुम्हारा हमारे साथ है। अगर हम अच्छा, कोविड ऑलरेडी चल रहा है, अगर हम ये ट्रीटी सस्पेंड कर देते हैं तो आपके लिए तो दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी तो बिल्कुल एकदम टूट जाएगी। मोदी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे।
मोदी वहां पहुंचे और आपने एक पोस्ट में जिसका बहुत बार जिक्र करती हूँ, स्कॉट मॉरिसन ने समोसे बनाए और इंटरनेट पे डाल दिए। वो समोसे नहीं, चाइना की मट्टी पली थी। जितने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने होल्ड पे डाले थे, कैंसिल किए थे, वो भारत ने उसी क्षण से साइन कर लिए। और जो आगे खत्म होने वाले थे, मान लीजिए 12 जुलाई रात के 12 बजे खत्म हो रहे हैं, तो 12 जुलाई रात के 12 बज के 1 सेकंड से हमारे कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए। तो अब चीन के पास कोई भी स्कोप नहीं था कि वो ले लें। अब इसमें सबसे बड़ी कमोडिटी थी कोयला। चीन के जो ये थे पावर प्लांट थे, वो थर्मल पावर प्लांट थे, मतलब कोयला जला के बिजली पैदा की जाती है। अब जब ये थर्मल पावर प्लांट बंद हुए तो बिजली बंद हो गई, बिजली बंद हो गई तो फॉक्सकॉन तक भारत में आई। बाद में चीन में इसमें हड़ताल करा करके थोड़ी तोड़फोड़ कराई। मोदी सरकार ने कहा छोटा नुकसान है, लेबर लॉस चेंज किए, फॉक्सकॉन को भरपाई की और वो आज बदस्तूर चल रही है, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं। दूसरा था लोहा, और इस तरीके से करके अब हम रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर आ गए, जिसकी भी हम इस एरिया से डील कर रहे हैं। यूरेनियम भी हमको मिल रहा है, म्यांमार में भी हम वो कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हमको चीन को रिप्लेस करके, हमने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट रखा था, हमें चीन को रिप्लेस करके मैन्युफैक्चरिंग हब बनना था। तो जहां जहां से चीन सामान लेता था, वहां वहां से हमने सामान लिए। और चीन जिन शर्तों पे लेता था, हमने फ्रेंडली कंडीशंस वो दी, ताकि जब बाद में चीन बार्गेनिंग के लिए आए तो उसके लिए कोई स्कोप ना रह जाए। यहीं से वो जो मैत्री है ना, वो कारगर होती है। क्यों? जब आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसे बहुत अपमानजनक शर्तें थी, आप जब सम्मान दे करके सामान लेंगे तो आप एक दोस्ती, और आप देखिए ना, पहले क्या होता था, डिप्लोमेटिक हैंडशेक होता था, आप हाथ मिलाते थे, बड़ी गर्म जोशी से उसको दबाते थे, भले ही दूसरे वाले की हड्डी टूट जाए, और उसके बाद आप अपना प्रभुत्व दिखाते थे। आज क्या है, आप हैंड होल्डिंग सेरेमनी है, हाथ पकड़ के चलते हैं, आप ऐसे करके हाथ दिखाते हैं, हाथ आप नीचे करके मिलाते हैं, पर हाथ जब आप हाथ मिलाते हैं तो ऊपर ला करके मिलाते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिक्स में डिफरेंस आया है, अब कड़ियां बन रही हैं कि हाथ बांध करके, मिला करके थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े हो रहे हैं। मतलब वी आर स्टार्टिंग टू फॉर्म अ चेन। हम एक दूसरे के साथ, सुख में दुख में, ये दोस्ती और ये रिश्तेदारी वाली बात है। तो चीन इसमें आइसोलेट हो गया। अभी जो जापान के साथ हमारा वो हुआ, और जो मोदी जी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का है, हमने जिसको इंडो पैसिफिक कहते हैं, उस एरिया में चीन को लॉक कर दिया कि आपका अगर जहाज यहां से निकलना है ना, तो आपको भारत की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा क्या था, वेनेजुएला और ईरान से आने वाला इनका तेल यूएसए ने रोका। ठीक। म्यांमार से हमने इनका रेयर अर्थ मटेरियल रोका, अभी जो म्यांमार के प्रेसिडेंट आए थे। तो अब चीन किसी भी सोलर पावर चाहे तो नहीं कर सकता, डीजल पावर चाहे तो नहीं कर सकता, थर्मल पावर चाहे तो नहीं कर सकता, न्यूक्लियर पावर चाहे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि यूरेनियम तो भारत आ रहा है। तो अब जो है चीन के पास, अब आप इधर जो एससीओ मीट में हुई थी उसमें पहले आप देखिए, इससे पहले जो ब्रिक्स की मीट हुई थी, रशिया में हुई थी, जी मोदी जी के साथ एक फ्रेम में नहीं आना चाह रहे थे, पुतिन पकड़ के लेके आ रहे थे। एससीओ की जो मीट हुई उसमें आप देखिएगा, जी एक स्टेप मोदी और पुतिन साथ में है। फिर कार डिप्लोमेसी वहीं से शुरू हुई। पुतिन ने मोदी जी का इंतजार किया और अपनी कार में बैठा करके रखा। तो द थिंग इज कि अब वो है एससीओ की ही उस समिट में पुतिन ने बैठ करके भारत और रशिया के बीच में, जबकि कब से हमारे फ्रेंडली संबंध है, जो रोड, जो शॉर्टेस्ट है, रोड और रेलवे और पाइपलाइन, तीन चीजें, शॉर्टेस्ट रूट है, उसके उसके लिए तुर्कमेनिस्तान, इन सबसे, क्योंकि मल्टीपल बनाना है, एक बनाइएगा तो वो बम कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी एक जगह आप बम कीजिए, पूरा रास्ता रुक गया, लेकिन आपको मल्टीपल बनाने हैं, ताकि आप कितनी, फिर बम कर दिया हम रिपेयर कर लेंगे, दैट्स इट। अगर आपके पास 4-6 रास्ते हैं तो आपको 4 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा, 6 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, और जो लैंड रूट है वो भारत और रशिया के बीच में शॉर्टेस्ट है। तो जब ये बन जाएगा तो चीन आइसोलेट हो गया। अभी यूएसए ने क्या किया, जो ईरान और चीन की रोड और रेलवे लाइन है उसको बम कर दिया। जो सेंट्रल एशिया और ईरान से चीन का लैंड रूट से कनेक्शन है, जो शॉर्टेस्ट है, खत्म हो गया। राइट। तो अब क्या है,
लैंड रूट आपका कट गया, सी रूट हमने काट दिया, और एयरवेज के लिए आपको दूसरों से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी धीरे से हो जाएगा। तो अब जब सी रूट काट दिया तो ना आप सामान ले आ सकते हैं, ना प्रोडक्ट आपका बेचने जा सकते हैं। तो आपकी क्या हुई, इकोनॉमी क्लच हो गई। और जमीन पे हमको आज दिख रहा है, जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं पीछे तो राजनयिकों को मालूम होता है। तो वैन ही इनके जो है जी है, वैन जी है या वैन ही है, वो बहुत वांगी बहुत दिनों से आ रहे थे भारत, और वो ये कह रहे थे कि भारत और चीन के बीच में अच्छे रिश्ते होने चाहिए, वाणिज्य और व्यापार का रिश्ता होना चाहिए। वो क्यों कह रहे थे? बिकॉज दे वर कॉर्नर्ड। इन्होंने सीपेक बनाने की कोशिश की, कांग्रेस काल में कोशिश की भाई, जब सोनिया गांधी सियाचिन देने को तैयार थी, ये भी सबको पता है, लेकिन नहीं कर पाए ना। ओके, अब जब मोदी काल चल रहा है तो तुम सोच रहे हो बांग्लादेश से जो है एक रोड निकाल लोगे, दैट इज वेरी फनी। तो अब आप जब हमने लिपोले से इन सब चीजों से व्यापार करना शुरू किया तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? अपर तिब्बत को। ठीक है, उधर भाई तिब्बत जो है, अगर आप देखिए तो तिब्बत इधर से कश्मीर के पास से शुरू होकर के अरुणाचल तक जाता है, राइट? तो तिब्बत आपने दे करके कितनी बड़ी गलती की है नेहरू ने, ये अब आप यहां से समझिए। तो आपका, अच्छा, उसके साथ आपका नेपाल, भूटान, चिकन नेक, व्हाट चिकन नेक? ये तो मतलब ये कहना चाहिए सुरसा का मुंह हो गया ना, इतना बड़ा खुला। चिकन नेक की बात नहीं, वो इतना छोटा सा नहीं, अब तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक आपका खुल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। हिमालय का एक बड़ा हिस्सा, और कितनी सारी सड़कें और कितना कम्युनिकेशन होगा, दैट्स इट। तो इसके लिए तैयारी क्या की थी? एक आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये फोर्स बनाई गई थी, और ये काफी दिनों से ट्रेनिंग में। अब क्या है, यहाँ के लोगों को उस एरिया का पूरा मानचित्र पता है, कैसे जाना है, उस एरिया में कैसे रहना है, कहाँ सरवाइव करना है, खाना क्या है, सांस कैसे लेनी है, वो उस टर्रेन के लोग हैं जो भारत द्वारा तैयार किए गए हैं। अब तिब्बत जैसे जैसे आपकी तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे आप देखिएगा कि इंस्टेंटली आपको एक अच्छा ग्रिप मिलेगा। जो आपने दर्रे खोल दिए हैं उसके कारण व्यापार और वाणिज्य शुरू हो गया है, और वहां के लोगों ने कभी भी, आप देखिए, जिंगजियांग कहते हैं शायद वो चाइना उसको, कभी भी चीन को अपना स्वीकार नहीं किया है। दलाई लामा यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं, वो एरिया अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, और भारत से में धर्मशाला में आकर के दलाई लामा रहे, मतलब वो भारत से मदद मांगता रहा है, भारत में शरण लिए हुए हैं। तो जब भारत उस हिस्से में जाएगा, जो कि एक सुगबुगाहट है कि चीन हिमालय इधर कश्मीर के पास एक छोटा सा हिस्सा कार्व आउट करके अलग करा रहे। भाई, कोई अपने अंदर से, कोई देश अपने कुछ जिलों को निकाल के अलग क्यों करेगा? डिवीजन हुआ ना। अगर चीन तिब्बत को अपना मानता है तो ये डिवीजन हुआ, तो वो अपने आप को डिवाइड करे, मतलब कोई चीज तो दे रहे हैं। भारत बहुत समय से इस चीज को मांग रहा है कि कैलाश, अच्छा, इसीलिए हमने कैलाश मानसरोवर की यात्रा सस्पेंड की थी कि हम इंडिया टू इंडिया जाएंगे। ठीक है, हम इसमें नेपाल, चीन, इन सबका ना सहायता लेंगे ना कुछ। तो अब ये हकीकत होती दिखाई दे रही है कि अगर चीन को सरवाइव करना है, आपके पास लाख रेयर अर्थ मिनरल हो, उसकी रिफाइनिंग की बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, पर अगर आपके पेट में खाना नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें बेकार है। और जब से मां अन्नपूर्णा आके काशी विश्वनाथ में विराजी हैं, तब से भारत में अन्न संकट खत्म हो चुका है। अब हम विश्व के लिए अन्नपूर्णा है। तो अब अगर उनको सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि हमने तो सब कुछ रोक दिया है। अच्छा, थैंक्स टू कोविड-19 अब चीनी का ही वेलकम नहीं है। इनको शक की निगाह से देखा जाता है। पहले चीन से कोई खबर नहीं आती थी, अब उनकी हवाई प्रांत में बाढ़ आई है, सांप छूट गए, ये सब आपको खबर आ रही है कि वहां कैसे पॉलिथीन कचरे के ढेर है, कैसे वो अपनी ईस्टर्न पॉपुलेशन को खुश रखता है। जितने अभी वेस्ट चीन है वो एक गरीब गुर्बत में रहता है, अगर वो ईस्ट साइड में चले भी जाए तो उनको एक डिमार्केशन लाइन के उधर रखा जाता है। कैसे उनकी फैक्ट्रीज में कोई भी लेबर लॉ नहीं है, कैसे भी वहां के लोगों को कोई राइट नहीं है, बस
माल प्रोड्यूस करना है, कोई छुट्टी नहीं। वो ह्यूमन राइट की पूरी दुनिया में वकालत करता है, ह्यूमन राइट नाम की कोई चीज चाइना में नहीं है। अपने ही लोगों का किस तरीके से वो दमन करते हैं। फिर वो जो इन्होंने मंगोलिया का हिस्सा और ये जो उइगर है, फिर तिब्बत है, फिर हांगकांग है, जो जो भी हिस्से चीन ने अपना कह करके हथियाए हैं, उनके ऊपर किस तरीके से दोहरी मानसिकता है। म्यांमार का काफी हिस्सा है, फिर इनके ऊपर चीन किस तरह से अत्याचार कर रहा है, ये चीजें अब बाहर आ रही हैं। और ये भी आ रहा है कि किस तरीके से अब जैसे सॉफ्ट टॉयज की, छोटे खिलौनों की फैक्ट्रीज है वो वहां बंद हो गई, वो व्यापार भारत के पास आ गया। तो धीरे धीरे वहां से व्यापार उठ करके फॉक्सकॉन आई, ये सब आई, और अब जो है इनकी बीवाईडी वगैरह के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनी है, देखिए चीन में रियल एस्टेट धड़ाम हो चुका है, घोस्ट सिटीज है वहां पर। अच्छा, अगर आप इतने ही बड़े कम्युनिस्ट थे, घोस्ट सिटी है तुम्हारे पास, लोग झुग्गियों में क्यों रह रहे हैं? वहां पर खड़ी जो खाली पड़ी बिल्डिंग है बसा दो लोगों को। वेयर इज द बिग कम्युनिस्ट हार्ट? कहाँ तो आपकी खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है और कहाँ लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। तो एक्सपैंड कर लेते, मॉडिफाई कर लेते, बट नो, दैट इज द रियलिटी ऑफ चाइना। बिल्डिंग खाली पड़ी रहे, आपको उसको बॉम्ब करके गिराना पड़े मंजूर है, लेकिन एक गरीब को आप उस बिल्डिंग में, खाली पड़ी बिल्डिंग में जो कई सालों से खाली पड़ी, उसमें रहने के लिए नहीं देंगे। ये चाइना का असली चेहरा है। तो आप समझ सकते हैं लेबर्स की क्या हालत हुई। तो चाइना का रियल एस्टेट तबाह हो चुका है। खाने की इनके पास सीरियस कमी है, पेट्रोल की इनके पास कमी है, इनके पास अब जो है, जो सोलर पैनल, जो बैटरी बना रहे थे, उनके लिए कमी है। भारत जिस तरीके से चिप इंडस्ट्री पे जोर दे रहा है, बहुत जल्दी उसकी भी इनके पास कमी होगी, क्योंकि भारत और चीन में अगर चुनना हो तो कोई भी सेंसिबल व्यक्ति भारत को चुनेगा। एंड थैंक्स टू द थिंग दे डिड टू ये अलीबाबा का जो ओनर था, उसके साथ जो इन्होंने बदतमीजी की है, तो जो इनका जो ये कह इंडस्ट्रियल क्लास था ना, उसने इनके ऊपर पूरा विश्वास खो दिया है। और अगर भारत ने फिर अब अगला स्टेप जो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, वो ये कि उन्होंने कहा कि 20% अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वाया इंडिया, मतलब किसी इंडियन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो अगर उसमें आप थोड़ी सी ढील दे दें तो कितने लोग हैं जो भारत में इन्वेस्ट कर देंगे? क्यों? क्योंकि अगर चाइना से कभी जाना पड़ा तो कम से कम 20% तो हमारा यहाँ पर है, हम सरवाइव कर लेंगे। ये एंड चाइनीज मंजरी जी, एक चीज और है, देखिए मजेदार बात ये है कि ये जो ट्रकों की आवाजाही है, इससे चाइना की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि जो सड़क आज व्यापारियों के ट्रकों को बॉर्डर पे ला रही है, वो जब जरूरत पड़ेगी तो इंडियन आर्मी के ट्रकों, आर्टिलरी और जो लॉजिस्टिक है, उसको भी कुछ ही घंटों में लिपु लेक तक, टॉप तक पहुंचा सकती है। इजंट इट? देखिए, इसमें कुछ हमारे साथ ज्योग्राफी भी है। जो हिमालय की चढ़ाई है वो इस तरह की हमारे लिए एक वो ढलान वाली है, तो हम उस पर सस्टेन करके टॉप पे पहुंच सकते हैं, पर इनकी तरफ से खड़ी है, तो इनको फ्लाई अवे करके जब आना पड़ेगा, तो हमारा तो वहां पे हवाई अड्डा बना हुआ है और उसको रिफ्यूल करने की जगह, तो हम सीधे जैसे ही उड़ान भरेंगे हम इनकी टेरिटरी में, पर इनको एक लिफ्ट लेकर के हमारी टेरिटरी में आना है। तो जब कोई भरा हुआ एयरक्राफ्ट लिफ्ट लेकर के फ्लाई करता है तो काफी हद तक वहां पर उसका जो पेट्रोल है, इन सब चीजों का, और पेट्रोल की आपके पास ऑलरेडी कमी है, और इतनी जल्दी आप रेयर अर्थ की होने वाली है, क्योंकि बाकी का रेयर अर्थ तो अब म्यांमार से भारत आएगा। तो द थिंग इज कि जो चीज इन्होंने 62 की लड़ाई में रोक ली थी ना, रिफर्बिशिंग, अब ये इनकी तरफ आ रहा है। अच्छा, थैंक्स टू गलवान एंड थैंक्स टू डोकलाम, इनके लड़के भर्तियों के सामने आने पे डरते हैं। और आपको याद होगा बीच में एक चाइनीज कोई कर्नल वर्नल इस तरह रैंक का था, मिडिल ऑफिसर था, वो इनके राज लेकर के सफेद कपड़े पहन के हाथ उठा करके भारत आया था कि ये लो, मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे बस तुम पनाह दे दो। भारत ने उस व्यक्ति को वापस कर दिया। लेकिन अगर भारत रख लेता ना, तो इतने इधर आ जाते कि आश्चर्य होता आपको। तो जो इनकी कमांड है पीएलए की, वो भी टूट रही, बिकॉज इट इज नॉट अ फाइटिंग फोर्स, इट्स अ पॉलिटिकल फोर्स, है ना? तो आपकी पॉलिटिक्स के लिए कोई अपनी जान क्यों देगा, राइट? अब क्या है कि जैसे ही हम व्यापार और वाणिज्य, ये जो ट्रकें उधर जाएंगी, वो भारत का संदेश लेके जाएंगे, और चाइना में एक अजीब से घुटन का माहौल है।
जब वो अच्छा ये कैसे पता लगा, जब चाइना के लोग बाहर गए, बाहर काम किया, बोलने की आजादी, सांस लेने की आजादी, ये सब, तो उनको समझ में आया हम कितने घुटन में जी रहे हैं। जब वो वापस आएगा खुल के, नहीं तो दबी जबान में, तो अपने पेरेंट्स और अपने नियर एंड डियर्स को बताएगा कि देखो वहां पर कितनी आजादी है और तुम किस हाल में रह रहे हो। तो उस आजादी की मांग, फिर कोविड में इन्होंने क्या किया, जिसको कोविड हो गया उसके घर को बाहर से लकड़ी के तख्ते लगा करके क्लोज कर दे कि तुम धक्का दे करके भी बाहर ना आ सको। वो परिवार तड़प तड़प के अंदर मरा है। तो जो गया उसके रिश्तेदारों ने देखा, उसके सामने वालों ने देखा। अब कौन आपके पास आना चाहेगा, अपनी लॉयल्टी आपको देना चाहेगा। तो जो 19 के बाद से जो ऑपरेशन चाइना ने देखा और जो वहां के लोगों की मेंटालिटी तैयार की, ऐसे में कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेकर के धना पानी और सम्मान लेके पहुंच जाए, ये चाइना के वफादार होंगे कि उसके हो जाएंगे, वो भी भारत जैसा जिसने विश्व को ये दिया है। और चाहे वो केन्या जैसा छोटा सा देश हो या यूएस जैसा बड़ा देश हो, भारत की वैक्सीन जेनेरिक मेडिसिन पे डिपेंडेंट है। और भारत उनसे इसके बदले में कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहा कि आप अपने मान सम्मान इन सब चीजों को छोड़ करके दें। तो ऐसे में चाइना के लोग भारत को स्वीकार करेंगे। अब आप देखिए वहां पर कल्चरल ये आने लग गया है कि जो तिब्बत में जो बुद्ध कल्चर है वो महायान का है, मतलब वो भारतीय, जैसे तारा है उनको वज्र वैरोचनी कहते हैं वहां पर। तो इस तरीके के जो अलग नाम है, पर वो भारतीय देवी देवताओं की वहां पर वंदना होती है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे पौराणिक में दुपट्टे हमारे यहाँ होते हैं और तो कहीं पे होते नहीं, तो उन सब के साथ अपनी जो आर्ट है, वो कैलियोग्राफी है, वो सब लेकर के आ रहे हैं कि हाँ हमारा भारत से एक कनेक्ट है। तो अब आप जब लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा करते हैं, उनके पेट पे कब्जा करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, तब जो आप रिश्ता बनाते हैं वो अलग लेवल का होता है। तो भारत ने सॉफ्ट पावर से बिना लड़े, बिना हथियारों का प्रयोग किए, जिस तरीके से चीन को एनसर्कल किया है, और अब जब हम अरुणाचल की तरफ से और इस तरफ से सब जगह, इसीलिए आपकी काली नदी के पास का एरिया नेपाल मांग रहा है। क्यों? नेपाल इनके इन्फ्लुएंस में, वो ये चाह रहे हैं कि अगर थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए तो जो हमारी सरस्वती नदी का उद्गम है वो बिल्कुल इंडो चाइना, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे है, तो वो रास्ते रोके जा सके। और भारत क्या कर रहा है कि ये रास्ते खोल करके हम अब उस भूमि पर पहुंचते हैं जो पौराणिक काल से, तिब्बत का पुराना नाम त्रिविष्टप है, और जो लद्दाख एरिया है वो उसका एक भाग है जो जाने से बच गया, और जिसको अक्साई चीन कहते हैं। अक्षय जो शब्द है उसका ये अपभ्रंश है, मतलब यहाँ संजीवनी बूटी वगैरह मिलती है, औषधि है, और यहाँ पर अक्षय मतलब जो नष्ट ना हो सके, पुनर्नवा, इस तरह की जड़ी बूटियों का भंडार है, तो वो चीज आपका मिलता है। तो आप इसको वापस लेने के करीब आते जा रहे हैं। चीन की जो एक जिजीविषा है वो टूट चुकी है, सर्वाइवल पे है, और ये जैसे जैसे रास्ते खुलते जाएंगे, भारत का जो प्रसिद्धि है, जो संप्रभुता है, और जो संस्कृति है, वो लोग अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और तिब्बत तो शुरू से ही था, दलाई लामा इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है। तो जो हमने खोला है, आगे आने वाले समय में ये बहुत कुछ खोलेगा। जी, आपने मंजिल जी बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि भारत सरकार ने म्यांमार के साथ मिलकर के ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है। चीन के टू फ्रंट का ये बहुत अच्छा सा जवाब है, इजंट इट? और अब भारत ने प्रोएक्टिव जियोपॉलिटिक्स शुरू कर दी है, जहां हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी चालें भी चल रहे हैं। और इस पूरी हलचल में भारत ने बीजिंग को देखिए कितना कड़ा संदेश दिया है कि अब भारत पर स्टेटस को नहीं, मतलब इसकी डेफिनेशन हम बदल भी सकते हैं। मंजरी जी, आपने मेरे दर्शकों के लिए अपना समय दिया, उनको विस्तार से समझाया कि क्या स्थिति है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और शो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि मंजरी जी का अपना चैनल है न्यूज़ोहोलिक मंजरी, उसको आप ज़रूर विज़िट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो अभी के लिए मंजरी जी इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।